मैं ईरान में औरतों के कपड़े की सिलाई करती थी। एक दिन एक आदमी आया और कहने लगा, मेरी पत्नी बहुत मोटी है, तुम्हें मेरे घर चलकर उसका नाप लेना होगा। उस आदमी ने मुंह मांगी रकम ऑफर की। भारी रकम देकर मैं भी तैयार हो गई और उस आदमी की पत्नी का नाप लेने चल पड़ी। लेकिन नाप लेते वक्त मेरे होश उड़ गए। उस औरत की तो पिछले 6 महीने से एक ईरानी आदमी मेरे घर आ रहा था और कह रहा था कि मैं उसकी पत्नी का एक ऐसा सूट सिलाई करूं जिसे पहनकर वह खूबसूरत लगे। लेकिन मैं उस औरत का सूट सिलाई करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था मैं खौफ से सो भी नहीं पाई थी और ना ही उस औरत को अपने दिमाग से निकाल पाई थी। लेकिन वह आदमी हर हफ्ते लगातार आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पिछले 1 साल से ईरान में रह रही थी। वहां रहकर अपना पेट पालना बहुत मुश्किल था। मैं यहाँ सिलाई कढ़ाई करके अपना पेट पालती थी। कमाने वाला कोई भी नहीं था। वह एक बहुत अमीर आदमी था। मगर सोचने वाली बात यह थी कि यहाँ मुझसे ज्यादा तजुर्बा वाले और भी लोग हैं जो कमाल की कपड़ा सिलाई करते थे। फिर ना जाने क्यों वो आदमी मेरे पीछे पड़ गया। और ऐसा आज से 6 महीने पहले से शुरू हुआ था। मेरे पास काम ज्यादा नहीं था। मैं सारा दिन ग्राहकों का इंतजार करती रहती थी, लेकिन मुश्किल से हफ्ते में एक दो बार ही ग्राहक मिलता, जिससे घर का किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ ईरान में मुझे धोखे से लाया गया था। मैं शादी के बाद अपने पति के साथ खुशी खुशी यहाँ आई थी, लेकिन फिर पति 15 दिन बाद ही मुझे छोड़कर जाने कहाँ चला गया। मेरे लिए वो दिन जैसे कयामत के दिन थे, जब मैं 7 समुंदर पार दिन रात अपने पति को ढूंढ रही फिर रही थी। मेरा पति खाना लेने का कहकर चला गया था, पर वो लौट कर नहीं आया। मैं भूखी प्यासी पूरा दिन अपने पति का इंतजार करती रही। मेरे पास मोबाइल तक नहीं था और ना ही मेरे पास पासपोर्ट था। दुख तो इस बात था कि पति कोई अनजान नहीं था, बल्कि मेरे पापा के दोस्त का बेटा हमारा पड़ोसी ही था। मेरे माता पिता इस दुनिया से जाने के बाद राजन अंकल ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी परवरिश भी की थी, और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। राजन अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी मुझसे ही कर दी। मेरा पति शादी से पहले ईरान में रहता था। वहां पढ़ने के लिए गया था और फिर वहीं जॉब भी करने लगा। राजन अंकल ने बड़ी मुश्किल से उसे भारत बुलाया था। राजन अंकल के पास काफी दौलत थी। अंकल ने अपने बेटे से कहा कि वह मुझसे शादी कर ले, पर उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। मैं किसी गांव की गवार को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ये सारी बातें मैंने छुप कर सुन ली थी। उस वक्त मेरा दिल चाहा मैं इस वक्त घर से कहीं दूर चली जाऊं। ना मैं यहाँ रहूंगी, ना ही अंकल अपने बेटे को मजबूर करेंगे। पर मेरा कोई और सहारा भी नहीं था। मुझे यहीं रहना था और अंकल के हर फैसले के सामने सर भी झुकाना था। दूसरे के सामने खुद को जलील होते देखना बहुत मुश्किल काम होता है, पर मैं अंकल को इनकार करके उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी। फिर अंकल ना जाने कैसे अपने बेटे को समझाया, वह मुझसे शादी को मान गया। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कहीं भी उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। जब मैं उसके सामने होती, मेरा दिल करता था कि मैं उसकी नजरों से दूर हो जाऊं, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं बस खामोशी से आंसू बहा लेती थी। शादी से एक दिन पहले मैं हिम्मत करके राजन अंकल के कमरे में चली गई। अंकल मुझे देखकर हैरान हुए और मुझसे पूछने लगे कि सब तो ठीक है। तब मैंने अंकल से कहा कि आप अपने बेटे पर जुल्म ना करें, आप मुझे जबरदस्ती उनके साथ मत बांधे। पर अंकल ने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि शादी तो उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी, वरना हर चीज से हाथ धो बैठेगा। और तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा पक्का इंतजाम किया हुआ है। वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अंकल की बात सुनकर मैं सर झुकाए वापस चली गई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकती थी, और मैं हमेशा एक अच्छे जीवन साथी की कामना करती थी। अगले दिन शादी थी। मैं दुल्हन बनी खूबसूरत लग रही थी। शादी अच्छे से हुई और मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब कुछ खूबसूरत था। मेरा दिल जाने क्यों डर रहा था और लग रहा था कि कहीं पति मुझे दुत्कार ना दे। लेकिन फिर जो हुआ, मैं हैरान रह गई। वो कमरे में आया और मुझे देखकर हैरान सा हुआ। शायद वह भी मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। अगले ही पल मेरे पास बैठ चुका था।
उसने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी जिंदगी में जैसे खुशियां लौट आई, मैं जैसे जिंदा हो गई। मेरे पति ने मुझे स्वीकार कर लिया था। उसकी दी गई मोहब्बत मुझे खास बना दिया था। अगली सुबह मेरे चेहरे पर फैली खुशी ने राजन अंकल को संतुष्ट कर दिया और सब अच्छा होने लगा। पति को ईरान वापस जाना था। राजन अंकल ने उसे जाने से मना कर दिया। मेरी हैरत की इंतजार नहीं थी जब पति ने मुझे भी साथ ले जाने को कहा। अंकल मुझे कहीं दूर नहीं भेजना चाहते थे, पर मेरा पति जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उसे साथ लेकर जाऊंगा। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगी और फिर आखिरकार अंकल को मानना पड़ा और शादी के 3 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ ईरान आ गई। यहाँ पति ने मुझे एक छोटे से घर में रखा था। मैं हैरान होती थी कि पति इतने आम से घर में रह रहा था। यहाँ आकर वह बिजी हो गया। वह सुबह जाता और रात को वापस आता। वह मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था। न जाने क्यों वह मुझे बदला बदला सा लगने लगा था। 15 दिन मैंने यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारे थे। उसने अभी तक मुझे फोन भी नहीं दिलाया था और फिर 15 दिन बाद रविवार के दिन वह नाश्ता लेने गया और वापस लौट कर ना आया। सुबह से शाम हो गई। मैं परेशान घूमती रही। मेरी निगाह उसके इंतजार में खड़ी रही, पर वह न आया। मुझे उस शहर का पता ना था, न गली का पता था। मैं तो पिछले 15 दिनों से बाहर भी नहीं निकली थी। मैंने सामान देखा तो कुछ पैसे पड़े थे। पर्स में मेरा पासपोर्ट गायब था। मैं बैठकर रोने लगी थी। मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुझे पहले ही डर लग रहा था कि कहीं मेरे पति के साथ कोई हादसा ना हो गया हो, पर जब पति का सामान भी गायब देखा तो दिल कट कर रह गया। क्या मैं इस काबिल थी मुझे यहाँ प्रदेश में लाकर ऐसे छोड़ दिया जाए? यूं मैं अकेले उस दिन दहाड़े मार कर रोई। बहुत सारे आंसू जमा थे जो राजन अंकल के घर में कभी बाहर न आ सके। मैं जान गई थी कि अब पति वापस नहीं आएगा, पर मैं भला क्या कर सकती थी। घर में इतना खाने का सामान भी नहीं था। यह तो भला हो साथ वाले घर का, जिनके बच्चों का फुटबॉल इस घर के आंगन में गिर गया था जहां मैं रह रही थी। और उस दिन शायद मैं भूख से ही मर जाती अगर वह बच्चा अपनी माँ के साथ फुटबॉल उठाने ना आता। यह लोग भारत से थे। मैंने मुश्किल से उन्हें अपनी कहानी समझाई। वो औरत मेरे लिए खाना लाई, उसने मेरा ख्याल रखा। भूखे रहने की वजह से मैं बीमार पड़ गई। शायद इसी घर में गुमनाम मौत मर जाती अगर यह लोग ना होते। इस फैमिली ने मुझे यहाँ रहने में मदद की। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगता है। मैंने बताया कि मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक है। बस फिर उसने मुझे एक छोटी सी दुकान खोल दी जहाँ मैं कपड़े सिलाई करने लगी। काम बहुत कम था, मुश्किल से गुजारा होता था। मालकिन मकान किराया मांगने आ जाता था। मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं था, पर यहाँ रहना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर एक दिन एक आदमी मेरी दुकान पर आया। कहने लगा मेरी पत्नी का नाप लेना है, उसका एक महंगा सूट सिलाई करना है, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वैसे तो किसी के घर नहीं जाती थी, वो सब अपना काम करवाने मेरे पास ही आते थे, पर उस आदमी ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देने को कहा। मैं सोच में पड़ गई कि यह आदमी मुझे ज्यादा पैसे क्यों देगा। मैं उस आदमी का इंतजार करने को कहा और फौरन अपने पड़ोसन के पास गई जो अब मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। मैंने उसे उस आदमी का बताया कि वह मुझसे अपने घर चलने को कह रहा है। मेरी पड़ोसन ने कहा कि वह आदमी तो पूरे शहर में सबसे अमीर आदमी है, इसका काफी बड़ा बिजनेस है, सब इसे जानते हैं, तुम इनकार मत करो, चली जाओ, उसकी पत्नी का नाप ही तो लेना है। मैं इस बात में सिर हिला दिया और उस आदमी के साथ उसके घर आ गई। उस आदमी का घर बड़ा आलीशान था, यानी वह बहुत अमीर था, पर जैसे ही मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उस आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी मोटी है, पर उसकी पत्नी इतनी मोटी होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके जिस्म में से मांस लटक रहा था। उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि मेरी खौफ से चीखें निकल गई। शायद उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी थी। मैं डर कर घबरा कर वहीं से वापस भाग गई और उस रात मैं सो भी नहीं पाई। मुझे हैरत हो रही थी कि वह आदमी खुद तो बहुत अच्छी शक्ल का मालिक था और अमीर बहुत था, फिर उसने ऐसी पत्नी क्यों रखी हुई थी?
क्या वह अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था या फिर उसकी भी मेरे पति की तरह कोई मजबूरी है? मेरी समझ में कुछ न आया। पूरा हफ्ता लगा मुझे उस औरत को अपने दिमाग से निकालने में। पर फिर रविवार वाले दिन वह आदमी फिर से आ गया और मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसका यही कहना था कि अगर मेरी पत्नी का नाप ले लो, वह तुमसे अपना कपड़ा सिलवाई करवाना चाहती है। मैंने उस आदमी को साफ-साफ इनकार कर दिया, पर वह हर हफ्ते आने लगा और मिन्नत करने लगा। मुझे समझ नहीं आता था कि वह मेरे पास ही क्यों आता है। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें हर हफ्ते मेरी पत्नी का एक सूट सिलाई करना है और मैं तुम्हें उसके बदले बहुत पैसे दूँगा। तुम बस मेरी पत्नी के ही कपड़े सिलाई करो और उससे ही तुम मालामाल हो जाओगी। उसकी बातें मेरे लिए फायदेमंद थी। थक हार कर मैंने उसकी बातें मानने का सोच लिया। वैसे भी मेरे पास काम की कमी थी। महीना खत्म होने वाला था। मुझे घर का किराया भी देना था। खैर मैं दिल पर पत्थर रख कर दोबारा उसके साथ उसके घर चली गई। उसकी पत्नी को देखकर मेरा दिल डर से कांपने लगा। जाने वह ऐसी क्यों थी? उसकी सारी चमड़ी जली हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाप लिया। उसमें अजीब सी बदबू आ रही थी। ये सोचकर मेरा दिमाग घूम गया कि आदमी ऐसी औरतों के साथ कैसे रह सकता है। नाप लेने के बाद मैं उसके घर से तेजी से निकल आई। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकी। जैसे सूट सिलाई करने को कहा था, उसे बनाने में मुझे 1 हफ्ता लगा। हफ्ते की शाम को वो आदमी सूट लेने आया। उसने मुझे एक सूट के इतने पैसे दिए कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझसे दूसरा सूट सिलाई करने को कहा और यह भी कहा कि दोबारा नाप ले लो। इस बार मैं खुशी-खुशी चल दी क्योंकि वो आदमी मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इस बार मैं नाप लेकर वापस आ गई और सूट सिलाई कर दिया। इस बार उसने मुझे डबल पैसे दिए। यूं ही उसके साथ काम करते हुए मुझे 2 महीने गुजर गए थे। अब मैं काफ़ी संतुष्ट थी कि अब मुझे पैसों की टेंशन नहीं होती थी। हाँ, पर अचानक कभी-कभी अपने पति का ख़्याल आ जाता था और घर पर तो मुझे हमेशा ही याद आता था। मैं हिंदुस्तान वापस जाने चाहती थी, पर मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था। मैं डर से बाहर नहीं निकलती थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले जाए, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। सारा दिन बैठकर कपड़े सिलाई करती और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस आदमी की पत्नी का नाप लेने गई। मुझे हैरत होती थी कि वह आदमी मुझे हर सूट के लिए नया नाप लेने का क्यों कहता है। पर उस दिन मेरे होश उड़ गए जब नाप लेते वक़्त मेरी नज़र उसकी पत्नी की गर्दन पर पड़ी और कुछ अजीब-सा महसूस हुआ। उसकी पत्नी से पूछना चाहती थी, पर वह कभी मुझसे बात नहीं करती थी। उसकी गर्दन पर कुछ मांस जला हुआ था, जबकि बाकी गर्दन ठीक थी और वह जला हुआ मांस थोड़ा खड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वह मेरी तरफ पलटी और एक चिट मेरे हाथ में पकड़ा दी। वह बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। तभी वह आदमी अंदर आ गया। पहले वह नाप लेते वक़्त जमकर वहीं खड़ा रहता था, पर शायद अब वह मुझ पर एतबार करने लगा था, इसीलिए कुछ देर के लिए बाहर चला गया था। उस वक़्त मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था, मानो जैसे मैंने कोई चोरी की है। मैं नाप लेकर तेज़ी से वापस आ गई। वापस आकर जब मैंने चिट खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किसका नंबर था और उसकी पत्नी ने मुझे क्यों दिया था। मैं काफ़ी देर सोच विचार करती रही और फिर पड़ोसन के घर चली गई। वहां जाकर मैंने उसे फ़ोन किया और वह नंबर मिला दिया। किसी मर्द ने फ़ोन उठाया था। मैं डर कर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने वापस फ़ोन किया। इस बार मैंने उठाया तो कोई अजनबी था जो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। यह सुनकर मेरे पसीने छूट गए और जब मैं बाहर निकली तो बाहर वाकई वर्दी पहने का आदमी खड़ा था। उसका आधा चेहरा छिपा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा कि ज़रूरी बात करनी है, अंदर चलो। मैं उसे लेकर घर के अंदर चली गई। फिर उसने जो कहानी सुनाई, मैं हैरान रह गई थी। वह एक एजेंट था जो किसी मिशन पर था। वह मिशन उस ईरानी आदमी के खिलाफ था। मैं हैरान थी कि वह आदमी तो बहुत अच्छा इंसान था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे, पर असल बात तो कुछ और ही थी। वो आदमी लड़कियों के ज़रिए स्मगलिंग करता था। जिस लड़की को अपनी पत्नी ज़ाहिर करता था, वो उसकी पत्नी नहीं होती थी, बल्कि वह लड़कियों को नकली माल से मोटा बनाता
बनाता ताकि अंदर वह स्मगलिंग का सामान डाल सके, और चेहरे पर जला हुआ मांस होता था जो बिल्कुल असली लगता था। हर बार अलग-अलग लड़की होती थी, पर वह इस तरह उन्हें तैयार करता था कि पहचाना मुश्किल था, और उनके ज़रिए वो आदमी लोगों के जिस्म के अलग-अलग हिस्सों की स्मगलिंग करता था। वह लड़की जिसने मुझे नंबर दिया था, वह भी एक एजेंट थी जो मुश्किल से ही वहाँ तक पहुँची थी। उस एजेंट ने मुझसे कहा कि तुम उस आदमी को पकड़ने में हमारी मदद करो। तुम्हें बस यह करना है कि तुम इस बार नाप लेने जाओ तो उस लड़की को तुम्हें फ़ोन देना होगा। मैं यह सुनकर डर गई। मैंने इनकार करना चाहा तो उस आदमी ने कहा कि उस हैवान को पकड़ने में हमारी मदद करो, वरना वह यह घिनौना काम जारी रखेगा। वह एक एजेंट मुझसे इसीलिए मदद माँग रहा था क्योंकि उस आदमी के घर तक सिर्फ़ मैं ही उसे पहुँचा सकती थी। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूँगी, और फिर उसने मेरी शर्त मान ली। मैंने अगली बार नाप लेने गई तो छुप कर फ़ोन ले गई, और वह फ़ोन उस लड़की के हवाले कर दिया जिसका मैं नाप ले रही थी। यह सब मैंने बड़ी सफ़ाई से किया था। इस काम के बाद उसे एजेंट ने शर्त के मुताबिक मुझे हिंदुस्तान भिजवा दिया। सुनने में आया था कि वह आदमी पकड़ा गया। अंकल बीमार हो चुके थे। उन्हें मेरे पति ने मेरे मरने की खबर दी थी। हालांकि मैं जिंदा थी। मुझे देखकर राजन अंकल रो पड़े और फिर वह सारी जायदाद मेरे नाम कर दी जो उन्हें अपने बेटे के नाम करनी थी। मेरे पति को जब यह खबर मिली तो वह वापस आ गया। अब यहाँ की मालिकिन मैं थी। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और बहाना बनाने लगा कि ऐसे आदमी पर मैं दोबारा विश्वास नहीं कर सकती थी। मैंने उससे तलाक ले ली और वह खाली हाथ रह गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।